चलिए, तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी की। मैं आपको जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमने उसमें क्या क्या बातें कर ली थी। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने दो केसेस पढ़े थे। एक केस ऐसा था जिसमें एक बॉडी को या एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया जाता था किसी हाइट h से। तो हम इस केस में देखते थे कि नीचे जाते जाते जब ये ग्राउंड तक पहुंचने वाली थी, इस टाइम पे इसको वेलोसिटी कितनी हो जाएगी नीचे टकराने से जस्ट पहले। दूसरा, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये सारी बातें हमने इसमें करी थी। करने का तरीका क्या था? हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी हो या कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, इक्वेशंस तो वही है मोशन की। जो चार पांच इक्वेशंस आपने पढ़ी, तीन आपने बचपन से पढ़ी थी, उन्हीं से दो से आपने और डिराइव करी। वो इक्वेशंस जो अपने पास हैं, उसी में एक्सेलरेशन को अपन जी के टर्म में पुट करते थे। अब हम इसमें डायरेक्शंस देखते थे कि अगर मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करता हूं, तो जो जो भी वेक्टर्स नीचे की तरफ हैं वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे एक्सेलरेशन जी जो है हमेशा नीचे होता है, तो अगर मैं नीचे को पॉजिटिव मानता हूं तो जी यानी एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे प्लस जी। आप डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे प्लस एच, और आप इनिशियल वेलोसिटी को लिखेंगे यहाँ पे जो कि 0 है। फाइनल वेलोसिटी भी नीचे की डायरेक्शन में आएगी, वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दूसरे केस में, अच्छा इसमें जो आपने अपने आंसर्स बताए थे वो याद रखने वाले थे। आंसर्स क्या क्या थे? एक टाइम के लिए आंसर आया था √2h/g। एच हाइट से अगर ड्रॉप किया है तो इतना टाइम उसे नीचे आने में लगता है, ग्राउंड तक पहुंचने में लगता है। और दूसरी बात जो आपके पास आई थी कि जब नीचे टकराएगा तो टकराने से जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh। ये बातें अपन ने देखी थी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे। देन सेकंड केस अपन ने देखा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए तो वो घूम के वापस नीचे की तरफ आता है। और हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं कि जैसे गया था वैसे वैसे वो नीचे आ जाएगा। ऐसे मोशन की हम बात कर रहे हैं। अब इस केस में अगर आप अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, तो क्योंकि जी हमेशा नीचे होता है, इस बार एक्सेलरेशन आपको लेना पड़ेगा -g के बराबर। इस बार आप डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो जब यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, हाफ मोशन जब ये टॉप तक पहुंचता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा पॉजिटिव एच, क्योंकि ऊपर को आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है तो इनिशियल वेलोसिटी यू भी पॉजिटिव लिखी जाएगी। और यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी वी इज 0 एट द टॉप। यहाँ हमने बात करी थी कि जो इसको ऊपर जाने में टाइम लगता है वो लगता है u/g के बराबर, जो आपको फॉर्मूला याद रखना था। टाइम इज इक्वल टू √u/g। दूसरी बात यहाँ था कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस नीचे आने में लगता है। और तीसरी बात जो अपने पास आई थी वो आया था इनिशियल वेलोसिटी जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वही फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इसमें मिलेगी आपको। तो सारी बातें यहाँ पे दिखाई हुई है कि ऊपर जाने में, टॉप तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है u/g। टोटल टाइम जो इसके मोशन का होगा 2u/g होगा, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में भी लगेगा, 2u/g। और तीसरी बात, कितनी हाइट ये अचीव करेगा, मैक्सिमम हाइट जो यहाँ से अचीव करेगा वो दी जा सकती है u² / 2g से। तो ये सारी बातें हैं जो अपने को फॉर्मूला में ध्यान रखनी थी, अपने टिप्स पे ये फॉर्मूलाज रहने चाहिए। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो जेईई और नीट में पूछे जा चुके हैं। तो नीट 2020 मतलब रिसेंट लास्ट ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोगों को सॉल्व करना है। अपन काफी सारे क्वेश्चंस अब इस पे कर चुके हैं, सो आई गेस अब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। सॉल्व करके आंसर आप बताएंगे मुझे। तो किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले एक लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो लाइन डायग्राम बनाइए, जिसका आंसर आएगा वो बीच में आंसर बता देगा एक बार।
लाइन डायग्राम, एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर से ड्रॉप किया है, थ्रो किया है विद अ वर्टिकली विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ओके, नीचे गिरेगा, ग्राउंड पे जब गिरेगा तो ग्राउंड पे गिरने से जस्ट पहले जो इसकी वेलोसिटी है वो है 80 मीटर पर सेकंड। ये आपको यहाँ पे बता रखी है। द हाइट ऑफ द टावर इज 300 मीटर। कितना आया? 300। 300। ओके, लेट्स चेक क्या आंसर आता है, देखते हैं। कितना किसने, हर्षिल ने दिया क्या आंसर ये? यस सर। ओके, सो हर्षिल का ऑप्शन है डी। देखते हैं बाकी और किसी का कोई आंसर आ रहा है। चलिए चेक करेंगे। सो यू पता है, वी पता है, एच अपने को निकालना है। ये चीजें अपने पास है। तीसरी बात जो यहाँ अपने को पता है कि नीचे की तरफ जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगेगी हमेशा। अब एक बात जो आप यहाँ पे मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि हमने अभी देखा था कि जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो एच हाइट को कवर करते करते जब नीचे आके गिरता है तो इस समय इसकी वेलोसिटी हो जाती है √2 GH। तो क्या यहाँ पे मैं √2 GH को 80 से इक्वल कर सकता हूँ? क्या ये करना सही होगा? क्या ये करना सही होगा? यस और नो? ये करना बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि उस केस में यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती थी, हम यहाँ से इसको ड्रॉप करते थे, फ्री फॉल वाली कंडीशन होती थी। तो यहाँ ये √2 GH कब वैलिड है? जब ऊपर वेलोसिटी 0 है, तो ये √2 GH यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऊपर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, नीचे यहाँ वेलोसिटी दे रखी है, तो अब इसे सीधा √2 GH के इक्वल नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? करने का तरीका वही है अपना, आप नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लीजिए, क्योंकि सब कुछ नीचे ही चल रहा है, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज प्लस 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v इज प्लस 80 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है प्लस g, तो प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है, वैल्यू सारी पुट करो, आंसर बताओ। क्या इक्वेशन लगाएंगे? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। v इज 80 स्क्वायर इज इक्वल टू u 20 स्क्वायर प्लस 210। h आपको कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट इज h जो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आपका h की वैल्यू आ जाएगी 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बाई 20। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6400 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 20, तो 6000 बाई 20। आंसर इज 300 मीटर्स। सो यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हर्षिल का, 300 मीटर्स। बिल्कुल ठीक बात है। और ये रिसेंट ईयर्स का क्वेश्चन देखिए, लास्ट ईयर ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने को अब क्लियर हो जाना चाहिए कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, अपने को सबसे पहला काम जो करना है वो पॉजिटिव नेगेटिव को चूज करना है। आप चाहे ऊपर को पॉजिटिव चूज करें, आप चाहे नीचे को पॉजिटिव चूज करें, पर जो भी वैल्यूज आप रखेंगे ना, इसके हिसाब से आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। अगर मैं ऊपर की तरफ चूज करता पॉजिटिव, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इससे आंसर गलत नहीं आता। अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव चूज करता, मैं इसको डिफरेंट कलर से बताता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ पॉजिटिव चूज करता तो मैं लिखता u को -20, v को -80 एंड एक्सेलरेशन को -10। ये मेरी सारी वैल्यूज होती। अब जब मैं इसको पुट करता तो देखिए क्या था, v² इक्वल टू u² प्लस 2s में पुट करता, यहाँ से आता -80 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू s। ऐसा आता, s की जगह मैं डाल देता हूँ h। अब जब आप h कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 80 स्क्वायर -20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -20। तो देखिए कैलकुलेशन में वैल्यू वही आ रही है, 80 स्क्वायर -20 स्क्वायर बाय 20, पर एक माइनस साइन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसका जो आंसर आएगा -300 मीटर्स। माइनस का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा कि आप, ये घेर नीचे की तरफ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, आपने ऊपर को पॉजिटिव ले रखा है, तो ठीक है एक माइनस साइन आना चाहिए था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आंसर यहाँ से तब भी सेम आएगा, ये है 300 मीटर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड, सॉरी, दिस इज h।
तो आंसर तब भी आपको सेम आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो आप चूज करते हैं किधर पॉजिटिव लेना है किस तरफ नेगेटिव लेना है, ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है और इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको हमेशा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव अगर लेके चल रहे हैं तो अपवर्ड और डाउनवर्ड जैसा आपने पॉजिटिव लिया है उसके अकॉर्डिंग लेके चलिए, तो आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेंगे। ओके, ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के करना। जेई 2014 का एक क्वेश्चन है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच, तो ठीक है एक टावर बना देते हैं हाइट एच का। यहां से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया, हाइट एच है। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड u। ओके, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, फिर नीचे आएगा ऐसे, और ग्राउंड की बात हो रही है तो इसका ये पूरा मोशन अपने को देखना है, यहाँ से यहाँ तक का मोशन, यहाँ तक पहुंचेगा फाइनली। इस पूरे में जो टाइम लगा है इसको, लेट्स से टाइम लगा कैपिटल टी, दिस कंप्लीट टाइम इज कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि कितनी देर ये हवा में रहा, तो ये यहाँ से चल के यहाँ तक इतना पूरा हवा में रहा, तो टी इज द टोटल टाइम जब ये हवा में रहा। ठीक है, तो दे रखा है कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, मतलब टी इज एन टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। मतलब ये यहाँ से चल के हाईएस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ तक जितनी देर में पहुंचा, लेट्स से दिस टाइम इज स्मॉल टी, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम है इसका स्मॉल टी, तो दिस कैपिटल टी इज इक्वल टू एन टाइम्स स्मॉल टी, ऐसा यहाँ लिखा गया है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, मतलब कैपिटल टी इज एन टाइम्स टाइम टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो टी, ये आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। आपसे पूछा गया द रिलेशन बिटवीन एच यू एंड एन इज, एच यू और एन का एक रिलेशन यहाँ से बताइए, इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो कोशिश कीजिए इसको करने की। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि कैसे करेंगे। हिंट ये है कि आप यहाँ पे दो मोशन मानिए, एक मोशन होगा आपका यहाँ से यहाँ तक वाला, ये आपका मोशन है। इस बारे में बात कर चुके हैं कि एक पार्टिकल को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये कितनी देर में इसके टॉप तक पहुंचता है, कितनी हाइट अचीव करता है, ये सारी बात हम यहाँ से कर चुके हैं। तो लेट्स से ये एच हाइट, स्मॉल एच हाइट यहाँ से अचीव करता है ऊपर की तरफ, ये बात। दूसरा आप मोशन कंसिडर कीजिए यहाँ से यहाँ तक वाला, क्योंकि ये टॉप पे है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब अब जो मोशन है इसमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से जीरो है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, कितनी हाइट से आ रहा है, तो एच प्लस एच हाइट से आ रहा है। इसमें इसको कितना टाइम लगेगा वो देख लीजिए, लेट्स से टी टू टाइम इसको यहाँ पे लग रहा है। ये सारी बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर इनको आप रिलेट कीजिए, इस गिवन इक्वेशन से आप इसको रिलेट कीजिए। पूरे मोशन को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, एक ऊपर जाने वाला पार्ट, दूसरा नीचे आने वाला पार्ट, ये हो गया टोटल। तो हम जानते हैं कि ऊपर जाने वाले पार्ट जो अपन कंसिडर करेंगे, यहाँ से फेंका, जिसके टॉप तक पहुंचा, दिस इज द टॉप पोजीशन, तो इसमें जो टाइम लगता है, दिस टाइम टी इज यू बाई जी, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यू स्पीड से फेंका था, टॉप तक यू बाई जी में पहुंच जाएगा। कितनी हाइट अचीव करता है, तो ये भी हमने देखा था, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी, ये भी मैंने देखा था। मैं आपको फिर से आप चाहे तो बता देता हूँ, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। ये कंडीशन है, इस कंडीशन में अभी टावर से फेंक रहे हैं, ये ग्राउंड से फेंक रहे हैं की बात है, यहाँ से जब ऊपर फेंका तो यहाँ तक पहुंचने में इसको क्या क्या चीजें अपने को मिली थी, तो अपने को मिला था फाइनली कि जो टाइम लगता है ऊपर जाने में वो यू बाई जी लगता है, और कितनी हाइट अचीव करता है वो यू स्क्वायर बाई टू जी के बराबर हाइट अचीव करता है। तो ये बातें मैंने यहाँ पे यूज की हैं, यू स्क्वायर बाई टू जी हाइट इसने अचीव कर ली, तो ये तो दो चीजें मिल गई। अब मैं कंसिडर करता हूँ नीचे आने वाला मोशन,
क्योंकि ये यहाँ नीचे आ रहा है, मोशन ग्राउंड तक पहुंच रहा है, तो टोटल हाइट जो कवर करेगा वो एच प्लस एच करेगा। देखिए एच तो बिल्डिंग की हाइट थी, टावर की हाइट थी, और एच ये स्मॉल ऊपर गया था, टोटल एच प्लस एच कवर करेगा नीचे आने में। कितना टाइम लगेगा, तो लेट्स से टाइम t2 लग रहा है, और हम जानते हैं t2 कैन बी गिवन इज, कैसे देते थे डाउनवर्ड डायरेक्शन में टाइम, याद करो, रूट ओवर 2h/g, रूट ओवर 2h+h/g, ये हो गया टाइम यहाँ पे नीचे आने में। अब अपने को इन सबको रिलेट करना है। टोटल टाइम अगर बात करें तो टोटल टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू T+T2, दिस इज द टोटल टाइम, ऊपर गया प्लस नीचे आया, तो टाइम U/g है उधर, और यहाँ पे है रूट ओवर 2 टाइम्स h+h/g। और आपको बोला गया है रिलेशन के अकॉर्डिंग कि दिस कैपिटल T इज इक्वल टू n टाइम्स स्मॉल t। यहाँ पे अपन इसको यूज कर लेते हैं, वैल्यू सारी पुट कर लेते हैं, तो U/g प्लस रूट ओवर 2 टाइम्स h+h/g इज इक्वल टू n टाइम्स t, t इज अगेन U/g। तो इस U/g को उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ से आपको बचेगा 2 टाइम्स h+h/g, ये इधर चला गया तो n-1 U/g, और इधर से रूट हटाए तो इधर स्क्वायर हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? पहले इस U/g को इधर भेजा तो n-1 U/g बन गया, फिर ये रूट मुझे हटाना था तो मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो इधर भी इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ से रूट ये वाला हट गया। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 टाइम्स h+h/g इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा n-1 होल स्क्वायर U²/g²। एक g से एक g यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अपने पास जो इक्वेशन हैं वो इक्वेशन ऑप्शन में चेक करते हैं कि कैसी दे रखी है। देखिए GH या 2GH एक तरफ है, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ है, तो ऐसा अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ से कटेगा, इधर g मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2GH+h इज इक्वल टू n-1 होल स्क्वायर इंटू U²। यहाँ से 2GH इज इक्वल टू, अच्छा अपने को स्मॉल h की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी क्योंकि स्मॉल h ऑप्शन में तो है नहीं। स्मॉल h की वैल्यू पुट कीजिए U²/2g, यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू U²/2g पुट करनी पड़ेगी, तभी तो अपन आंसर बता पाएंगे। अब अपन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो 2g कैंसिल, इधर आया U², वो भी उस तरफ चला जाएगा, तो 2GH इज इक्वल टू n-1 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू U²। ये आपका आंसर आ रहा है, देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है क्या। ठीक है, 2GH इक्वल टू n-1 होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसा अपने पास बन रहा है। U/g इस तरफ आया, ठीक है, n-1 ये हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है। इसके बाद कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं अपने से कोई मिस हो रहा है। कैलकुलेशन इसकी चेक कीजिए जरा एक बार, कहाँ मिस हो रही है देखिए। U²/2g यहाँ रख दिया, n² + 1 माइनस 2n माइनस 1 इंटू U² ऐसा आ रहा है। So this 2GH is equal to n² minus 2n into U²। 2GH equal to n² minus 2n, हाँ यहाँ से आ रहा है ये, n² minus 2n इंटू यहाँ बन रहा है देखिए। ठीक है, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n² minus 2n इंटू U²। तो ऑप्शन सी आपका ये फाइनल आंसर बन रहा है। यहाँ से इसको n अगर कॉमन ले लें तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर बन रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर लंबी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे जहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था यहाँ से कि प्रोजेक्शन कर रहे हैं
टावर से, लेकिन खत्म कर रहे हैं ग्राउंड पे। अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े थे ना, उसमें हम ग्राउंड से ग्राउंड पे कर रहे थे या एक तरफा कर रहे थे। अब यहाँ क्या हो गया, मिक्स हो गया। यहाँ पे मिड से लेके ऐसे लास्ट तक आ रहा है, इस टाइप का प्रोजेक्शन है। तो इसमें क्या किया हमने, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला प्रोजेक्शन, दूसरा ये वाला प्रोजेक्शन, और इन दोनों को इंडिविजुअली हम आसानी से कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली ये चेक किया, इसका टाइम और हाइट देखी, उसके बाद ये चेक किया, इसका हाइट और टाइम देखी, इनको अपन ने आपस में रिलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। 2004 में ये भी जेईई मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है क्या नहीं है इसकी बात हम बाद में करेंगे। विदाउट फ्रिक्शन में आप मान सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो जी का कंपोनेंट या जी होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज एन इंक्लाइन प्लेन, ऐसा एक प्लेन है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक यहाँ पे स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ये यहाँ का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, किसी एंगल थीटा का इंक्लाइन प्लेन है। बोला गया let Sn be the distance traveled from t equal to n minus 1 to t equal to n। ये क्या हो गया, रिमेंबर nth में कितना चला ये। ठीक है, Sn be the distance traveled from n minus 1 to n, then Sn by Sn plus 1 ये कितना होगा, याद आ रहा है आपको। हमने बोला था कि अगर t equal to 0 से t equal to 1 तक चलता है तो उसे फर्स्ट सेकंड कहते हैं, फिर t equal to 1 से t equal to 2 में सेकंड सेकंड हुआ था। तो यहाँ भी वही बोल रखा है कि अगर n माइनस 1 से n तक चलता है तो ये nth कहलाता है, Sn ये कहलाता है। ठीक है, तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है Sn, तो आपको रेशियो पूछा है Sn और Sn प्लस 1 का रेशियो बताइए। मतलब अगर nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पता है तो अगले सेकंड मतलब n प्लस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट भी देखिए, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ये था Sn। अगर आपको Sn प्लस 1 निकालना है तो n की जगह n प्लस 1 डाल दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस a बाई 2, n की जगह डाला n प्लस 1 तो 2 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 1, तो फाइनल आंसर आएगा u प्लस a बाई 2। इधर से देखें तो 2n प्लस 2 माइनस 1 तो 2n प्लस 1, ये आपका बन जाएगा Sn प्लस 1। दोनों का आपको रेशियो बोला है, इसका और इसका रेशियो आपसे पूछा गया है। रेशियो देखते हैं, Sn बाई Sn प्लस 1, तो रेशियो हो जाएगा u यहाँ पे दे रखा है 0, देखिए क्वेश्चन में u इज 0, तो रेशियो आएगा a बाई 2 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a बाई 2 2n प्लस 1। एक्सेलरेशन जो भी यहाँ पे होगा वो होगा कांस्टेंट, दोनों के लिए एक्सेलरेशन होगा सेम दोनों ही केसेस में, क्योंकि ये जब मोशन में आएगा तो मान लीजिए ये किसी nth सेकंड पे यहाँ था और Sn प्लस 1 सेकंड पे यहाँ आ गया, तो एक्सेलरेशन तो दोनों टाइम पे इसका सेम है, वेलोसिटी जरूर चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन सेम है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए 0 दे रखी है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 2n माइनस 1 बाय 2n प्लस 1। दिस इज द रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो जो आपसे पूछा गया है। दिस इज योर आंसर। सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 2n माइनस 1 बाय 2n प्लस 1, ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्या यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से, यस और नो? सर यहाँ पे Tn माइनस 1 दिया है कहाँ पे Tn माइनस 1 दिया है, क्वेश्चन ये? में। यस सर। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मैंने आपको इसलिए एग्जांपल लेके समझाया। क्या फर्स्ट सेकंड किससे बोलते हो, फर्स्ट सेकंड बोलते हो आप जब 0 से 1 तक हो। तो n किसको बोलोगे, जो आप यहाँ लिख रहे हो ना फर्स्ट, वो यहाँ आ रहा है, सेकंड तो सेकंड यहाँ आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, दिस माइनस 1 दिस माइनस 1, यही तो है। तो n सेकंड की जब बात कर रहे हो तो यहाँ n आएगा, यहाँ n माइनस 1 आएगा। तो t इक्वल टू n माइनस 1 से t इक्वल टू n इज नथिंग बट n सेकंड, वही बात यहाँ पे करी गई है। क्लियर है? यस सर। तो n सेकंड वाला एक फॉर्मूला था, आसानी से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसी में
एक टाइप का जो क्वेश्चन और बन सकता है वो क्या बन सकता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट बताइए, उसका एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ से रिलीज किया गया इनिशियल स्पीड 0 के साथ। आपको पूछा गया ये लेंथ सफिशिएंट लेंथ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सफिशिएंट लेंथ है। पूछा बताइए आफ्टर 2 seconds its displacement along the inclined plane। दूसरा its velocity, और तीसरी बात यहाँ जो पूछी गई है ड्रॉप इन इट्स हाइट। 2 सेकंड बाद ये तीनों चीजें आपसे पूछी गई हैं। एंगल यहाँ पे आपको दे रखा है लेट्स से 37 डिग्रीज, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था और उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया तो सीधा सीधा नीचे गिरता, इस तरीके से नीचे आता, इसका एक्सेलरेशन जी होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इसके ऊपर टिका हुआ है और यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, जैसे आप बचपन में जो स्लाइड करते थे वैसा ही है ये, है ना। ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, आप ऊपर बैठ गए तो आप नीचे आ जाएंगे, बचपन में खेलते थे ना ऐसा, ये वैसा ही हिसाब है। तो आपसे पूछा गया कि 2 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मतलब ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है। पूछा है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब ये यहाँ आ चुका है इसकी वेलोसिटी बताइए कितनी हो गई। और तीसरी बात ड्रॉप इन इट्स हाइट, हाइट मतलब जब ये यहाँ आ चुका तो इस ये हाइट में कितना डिफरेंस आया, ये भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो अब कैसे करें, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो एक्सेलरेशन कितना कंसिडर करें। ये t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 2 है, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी पूछी है आपसे, ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है और ये हाइट पूछी है। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। तो अब इस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन कैसे कंसिडर करें इस बारे में बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन कंसिडर करना बड़ी आसान सी बात है। कैसे आसान सी बात है कि भैया जब ये यहाँ पे है तो mg तो हमेशा इसमें नीचे ही लगेगा, इसका g तो हमेशा इधर ही होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होता है। अगर ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं। कंपोनेंट्स कैसे लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स लेना हम जानते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे, यहाँ ध्यान से देखिए एक बार। मैं अगर ये ट्राइंगल कंप्लीट करता हूँ, ये ट्राइंगल कंप्लीट किया, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऐसा, दिस इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा है तो ये अगेन थीटा हो जाएगा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। और हम जानते हैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के साथ हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट्स कर सकते हैं। मतलब अगर वेक्टर यहाँ पे है तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ये और ये, इसकी तरफ हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं। कंपोनेंट्स कैसे लेते थे, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आएंगे वो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा जी कॉस थीटा, जी का अपन कंपोनेंट्स ले रहे हैं, और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा जी साइन थीटा। ये 2 कंपोनेंट्स इसके ऐसे बनेंगे। किसके बने ये जी के हमने कंपोनेंट्स बनाए। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हमने ज्योमेट्री से प्रूव किया, जिधर थीटा वो cos थीटा कंपोनेंट, तो जी cos थीटा एंड जी sin थीटा 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे बने। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि इसको नीचे की तरफ कौन लेके जा रहा है, ये जब स्लाइड हो रहा है तो एक्सेलरेशन इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है जी sin थीटा। तो यहाँ जो इसका एक्सेलरेशन आप लिखेंगे वो एक्सेलरेशन लिखेंगे जी sin थीटा। ये यहाँ पे खास बात है समझने की। एक बार एक्सेलरेशन मिल गया फिर तो अपने को इक्वेशंस लगानी है, अपनी सारी इक्वेशंस वही है, अपने को सारे आंसर मिलते चलेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन की बात यहाँ समझ में आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा, दिस कंपोनेंट ऑफ जी। एक बार एक्सेलरेशन मिल गया अब अपन शुरू करते हैं अपना काम।
इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन आपको g sin थीटा, थीटा 37 डिग्री दे रखा है, और sin 37 जो होता है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, होता है 3/5, दिस इज sin 37, तो इंटू g का आप 10 मान लीजिए, तो ये जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन जो आपको मिल रहा है यहाँ पे। इनिशियल स्पीड मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, टाइम आपको दे रखा है 2 सेकंड्स, तो टाइम पता चल गया 2 सेकंड्स। अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला पूछा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये 1D मोशन है, इसी एक लाइन के अलोंग ये चलता रहेगा, दिस इज अ 1D मोशन। इस बार 1D मोशन ना तो ऐसे है ना ऐसे है, ये इंक्लाइन प्लेन पे है, तो कोई बात नहीं, एक डायरेक्शन में चलना चाहिए। एक डायरेक्शन में चल रहा है, शुरू करते हैं, तो लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है, इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, हाफ ए आपने अभी कैलकुलेट किया 6, टाइम दे रखा है 2 का स्क्वायर, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 12 मीटर्स। सो डिस्प्लेसमेंट आ गया 12 मीटर्स। तो इतना ये यहाँ तक ड्रॉप कर लेगा इन 2 सेकंड्स, 12 मीटर्स ये ड्रॉप कर लेगा। दूसरा आपसे पूछा गया, बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी के लिए भी अपन जानते हैं, क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v निकालना है, u 0 है, एक्सेलरेशन है g साइन थीटा विच इज 6, टाइम दे रखा है 2, ये भी आ गया आपके पास 12 मीटर पर सेकंड, दिस इज वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। और तीसरी बात आपसे पूछी गई कि बताइए ड्रॉप इन द हाइट कितना हुआ? तो अब ये कैसे निकालेंगे h? ये h निकालने का तरीका क्या है कि आपको ये पता चल गया s 12 है, आपको ये एंगल पता है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, तो मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, ऊपर वाला एक ट्रायंगल बना के, ये ट्रायंगल मैंने कंसिडर किया जब ब्लॉक यहाँ था, जब यहाँ पहुंच गया t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 पे, ये डिस्टेंस अभी अपने कैलकुलेट करी 12 आई, ये एंगल 37 डिग्री है, जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है वही इसका भी एंगल होगा। आपको निकालना है h, ट्रायंगल से आराम से निकाला जा सकता है, तो h क्या हो जाएगा, या h बाई एस इक्वल टू साइन थीटा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस ट्रायंगल से, h बाई एस इक्वल टू साइन 37 डिग्रीज, तो h आ जाएगा s इंटू साइन 37 डिग्रीज, s है 12, साइन 37 इज 3/5, तो यहाँ से आंसर आएगा 36/5, और यू कैन से 7.2 meters. This is the drop in height. ये आपके तीनों आंसर आ गए। तो क्वेश्चन मोशन इन 1D का इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जब मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड ना होके या हॉरिजॉन्टली ना होके किसी इंक्लाइन प्लेन पे हो, इस तरीके से उसका मोशन हो रहा हो। यहाँ भी मोशन तो है एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक ही लाइन के अलोंग चलेगा पाथ, इसका ऐसे ही चलता रहेगा ये, तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है एक्सेलरेशन का। तो अब आपको सारी बातें समझ में आ गई कि जब हॉरिजॉन्टल चलेगा तो एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, जब वर्टिकली गिर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन g के बराबर है, और जब ये इंक्लाइन प्लेन पे है तो इसका एक्सेलरेशन g का वो कंपोनेंट जो यहाँ से आपको मिल रहा है g साइन थीटा, वो इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो ये जी साइन थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जब हम एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो ये वाले कॉन्सेप्ट कई बार हम वहाँ पे काम करने लेने वाले हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है इसे ध्यान रखिएगा कि जी के दो कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं अलोंग द प्लेन जी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन जी कॉस थीटा, ये चीजें ध्यान रखनी है, आगे कहीं पर काम आएंगी तो आपको धीरे धीरे और अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है अपना आज का, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी मूविंग फ्रेम से रिलीज करें, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि आप अपनी कार में बैठे हुए हैं, आपके हाथ में कोई बॉल होगी या कोई पार्टिकल होगा जो आप छोड़ना चाहते हैं, तो कार चल रही है, आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, आपने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और बस जस्ट रखा हुआ है, अपना जो पार्टिकल है जिसको आप बाहर फेंकना चाहते हैं उसको अपने हाथ में पकड़ रखा है, और आपने अपने हाथ को जस्ट खोल दिया, ओपन कर दिया, तो क्या करेगा, गिरेगा। कैसे गिरेगा? तो गिरेगा इस तरीके से कि जब आपने इसको इस ऑब्जेक्ट से ड्रॉप किया, चलते हुए ऑब्जेक्ट से आपने इसको ड्रॉप किया, जब इसकी वेलोसिटी इधर v थी, तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ ड्रॉप किया उसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में v होगी, शुरुआत में इनिशियली उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, v होगी। ये कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन मूविंग फ्रेम,
कि भैया अगर एक ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम गेट्स एन initial velocity which is same as that of the moving frame at the time of release, जिसको आपने रिलीज किया है उसको भी सेम वेलोसिटी मिलेगी जिस वेलोसिटी से वो फ्रेम जिसमें आप बैठे हुए हैं या जिससे उस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया हुआ है वो चल रही है। ऐसे ही जैसे एक बलून मान लीजिए, बलून जिसमें होता है ना, जिसमें लोग ऊपर बैठ के जाते हैं, है ना, ऐसे लोग अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऐसा बलून होता है। ठीक है, तो इसमें लोग बैठे हुए हैं, ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, अब इसमें जो लोग बैठे हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ से किसी ने एक हाथ बाहर निकाला और यहाँ से एक बॉल को छोड़ा। तो जब बॉल को छोड़ेंगे तो अगर इसके ऊपर जाने की वेलोसिटी v है तो इस बॉल को भी ऊपर जाते हुए वेलोसिटी मिलेगी v। सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन जब उड़ रहा है तो यहाँ से अगर उसने एक बॉम्ब रिलीज किया तो अगर इसकी वेलोसिटी v थी तो इस बॉम्ब को भी एक इनिशियल वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स आपके पास आएंगे वो सिर्फ इस एक बात से रिलेट करते हैं कि जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से या मूविंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को भी इनिशियल वेलोसिटी सेम मिलती है जो उस मूविंग फ्रेम की होती है। ये बातें अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। अच्छा, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ट्रांसफर होता है? तो नहीं, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता। एक्सेलरेशन डज नॉट गेट ट्रांसफर। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस कार के पास एक एक्सेलरेशन ए होता है इस डायरेक्शन में तो इस बॉल के पास ए एक्सेलरेशन आता, ऐसी बात नहीं है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होगी, एक्सेलरेशन का ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से दिया जा सकता है। एक्सेलरेशन इज F/m, मतलब अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। कार पे फोर्स हो सकता है, उसका इंजन उसको पावर देता है, उसके वजह से एक्सेलरेशन इसमें किया जा सकता है, लेकिन जब आपने इस पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया है तो अभी आपके कांटेक्ट में तो है नहीं, ये कार के भी कांटेक्ट में तो है नहीं, तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा? इस पे तो सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन कार का था वो इसको नहीं मिलेगा क्योंकि कार का एक्सेलरेशन उसके अपने इंजन की वजह से था, उस पे फोर्स लग रहा था, पर वो फोर्स इसको नहीं मिल पा रहा, इसलिए इसके पास एक्सेलरेशन वो वाला ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। हाँ, इस पे अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्योंकि नीचे इसका पास अब एक ही है, ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें, इस बलून का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए अगर होता तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए मिलता है, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको वेलोसिटी ट्रांसफर होती, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता। बलून का एक्सेलरेशन क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें जो फायर यहाँ पे लगाते हैं या फिर हवा की वजह से आप इसका एक्सेलरेशन बात कर सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन इसके पास है वही एक्सेलरेशन इस पार्टिकल को नहीं मिलेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होती है, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो क्वेश्चन बड़े आसान से बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनेगा कुछ ऐसा